और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैनपुरी के डीएम महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपका शुक्रिया कि आपने इस गंभीर इस मुश्किल वक्त में आपने वक्त निकाला। और ये जानना चाहते हैं हम कि जो स्थितियां बनी हुई हैं कोरोना की, उसमें मैनपुरी कहां पर खड़ा है, क्या मैनपुरी पीक से बाहर आ गया है और आगे की चुनौतियों पर किस तरीके से काम कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरूप टेस्ट और ट्रीट, साथ में टीम भावना से काम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे जितना स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, बाकी स्टाफ है, सभी लोग मिलजुल के पूरा मुकाबला कर रहे हैं और स्थितियां हमारे नियंत्रण में। जी, जो जिस तरीके से बीते कुछ हफ्तों में सर चुनौतियां आई थी ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहे थे, उसको लेकर मैनपुरी में किस तरीके से विस्तार हुआ है? क्या वो चुनौतियां खत्म हो गई, वो दिक्कत खत्म हो गई है? मैनपुरी ने आगरा मंडल के सभी जिलाधिकारियों के सहयोग से और जो नोएडा का प्लांट उसके सहयोग से हम लोगों ने, हमारे यहाँ ऑक्सीजन कमी नहीं हुई। हमारे L2 में और इमरजेंसी में हमारे जो भी मरीज आए उनके लिए बेड्स अवेलेबल रहे। जो भी आए हमने सबका ट्रीटमेंट किया और यथावश्यक दवाइयाँ, ऑक्सीजन उनको उपलब्ध कराई। जी सर, ग्रामीण इलाकों में जो संक्रमण फैलने की बातें सामने आ रही हैं, तो ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग जो है, उसको लेकर क्या कुछ अलग से आप लोगों ने प्लान किया है? उस पर कुछ अलग रणनीति पर काम चल रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन क्रम में 5 मई से लेकर अब तक लगातार ग्रामीण एरिया में हमारी टीमें काम कर रही हैं और यही जो टेस्ट और ट्रीट, इसी पॉलिसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी निगरानी समितियां, मोहल्ला समितियां सभी एक्टिव हैं, हमारी RRT सभी एक्टिव हैं। जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी लक्षण वाले लोग मिलते हैं ग्रामीण एरिया में या शहरी एरिया में, उनको हम लोग मेडिकल किट उपलब्ध करा रहे हैं और साथ ही साथ उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि एश्योर कर सकें कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। जी सर, क्या मैनपुरी में ये स्थितियां बन गई हैं कि अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, किसी को ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई अगर होम आइसोलेशन में है, वहां पर ऑक्सीजन चाहता है, तो वो आपूर्ति सुनिश्चित हो पा रही है? जी हाँ, हम लोग अपने यहाँ पे व्यवस्था कर चुके हैं। यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पे, हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि हमारे यहाँ प्लांट शीघ्र लग जाएं। कुछ समाज सेवी लोग भी हमें अप्रोच किए हैं, साथ ही साथ भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से भी हमें यहाँ प्लांट लगने का कार्य प्रगति पर है। जी सर, अगली चुनौती भी है। दूसरी लहर से तो आप लोग लड़ रहे हैं, स्थितियों को सामान्य भी आपने कर लिया, लेकिन तीसरी लहर की बात हो रही है और ये भी बात हो रही है कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसे में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या बच्चों की ज़रूरतों के मुताबिक तैयार हो रहा है मैनपुरी में? उस पर भी कुछ काम चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले समीक्षा बैठक की थी आगरा में, तो उसमें हम लोग भी जुड़े थे यहाँ से। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं ताकि यदि कोई ऐसी लहर आती है तो हम लोग तैयार रहें। जी, अभी क्या कुछ आंकड़ा ये बना है या कोई मास्टर प्लान बना है कि कितने बेड्स होंगे, कितने वेंटिलेटर्स का इंतजाम होगा और किस तरीके से उस लड़ाई के लिए मैनपुरी तैयार होगा? सबसे पहला फोकस हमारा है ऑक्सीजन प्लांट। तो उम्मीद है हमें अगले 1 माह में हमारे 3 प्लांट यहाँ लग जाएंगे और उसके बाद नंबर ऑफ बेड्स की अवेलेबिलिटी, तो जो हमारे जिला अस्पताल है, जिला बच्चों का महिला अस्पताल है, वहाँ पर सारे CSC, PSC, हम सब जगह अपना जो भी हमारी आवश्यकता है उनको बढ़ा रहे हैं ताकि कोई ऐसी बात आती है तो हम मुकाबला कर सकें। जी, इस पूरे कोरोना काल में सर चुनौतियां कई रही, चुनौतियों से पार पाए, लेकिन काला बाजारी की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती बनी, चाहे वो ऑक्सीजन की हो। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वेंटिलेटर दिलाने के नाम पर लोगों को ठग लिया। श्मशान घाट पर काला बाजारी हुई लकड़ियों की। तो क्या उन स्थितियों से निपटने के लिए भी आप लोगों ने कुछ सार्थक कदम उठाए हैं? हमारे यहाँ ऐसी कोई आई नहीं जहाँ पर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई हो। हमने जो भी हमारे, चाहे आपका अस्पताल हो, चाहे दवाएं हो, सब पे पूरा कंट्रोल रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैनपुरी में प्लांट नहीं है, तो जो ऑक्सीजन यहाँ पे आती है वो जिला प्रशासन के माध्यम से ही आती है। प्राइवेट वेंडर्स हैं, वो भी हमारी देखरेख में ही प्राप्त करते हैं ऑक्सीजन, फिरोजाबाद से, आगरा से। बिल्कुल महेंद्र बहादुर सर, एक चुनौती और भी है कि पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस का खतरा भी उत्तर प्रदेश में आ गया है और कुछ पड़ोसी जिले हैं जहां पर मामले सामने आ भी गए हैं। तो ऐसे में मैनपुरी में अगर इस तरीके की चुनौतियां आती हैं तो क्या उसके लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं? उसके लिए भी कुछ तैयारी अलग से? मंडलायुक्त महोदय की निर्देशन में हम लोग पूरा टीम आगरा पूरा इस पे काम कर रहे हैं। हम लोग जहाँ जो व्यवस्था है उस पर हम लोग काम करते हैं। हमें SFI का भी सहयोग मिलता है और शासन स्तर से भी समय पर सहयोग मिलता रहता है। जो भी समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, उसको टीम भावना से हम लोग मिलकर लड़ेंगे। जी, तो क्या इस वक्त मैनपुरी इस स्थिति में है कि अगर किसी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या अच्छी चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, तो अब वो स्थिति नहीं रहेगी कि किसी को अस्पताल दर अस्पताल भटकना पड़ रहा है? मैनपुरी में जो हमारे मैनपुरी में जो भी व्यवस्थाएं हैं कोविड के लिए, वो हमारे जिला अस्पताल में है और हमारे इमरजेंसी में।
जो भी मरीज आ रहे हैं, कोविड के हों चाहे नॉन कोविड के हों, हम दोनों तरह के मरीजों का इलाज अपने जिला अस्पताल में कर रहे हैं। जी सर, एक शिकायत और भी कई ज़िलों से आई और वो शिकायत ये रही कि कंट्रोल रूम में अगर कोई कॉल करे तो वहाँ पर उसका बात करना मुश्किल हो जाता है, अधिकारियों को कॉल करे तो बात करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये चुनौतियाँ मैनपुरी में भी आई? जो हमारा CUG नंबर, उसमें दिन भर कॉल आती रहती हैं, तो हम लोग उसको पिक करते हैं। अगर कहीं मिस होता है तो कॉल बैक करते हैं। तो कंट्रोल रूम है हमारा, उसको डेली सुबह शाम दोपहर रैंडमली मैं रैंडम नंबरों से चेक करता रहता हूँ और अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हो कि कॉल उठाना हो। जी, एक चुनौती सर और भी रही इस सब के बीच कि अगर किसी को सरकारी अस्पताल में जगह मिल गई, वो प्रशासन के संरक्षण में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल थे उन्होंने मनमानी रकम वसूल की और बहुत ज़्यादा बिल बनाए गए। तो ये चीज़ें मैनपुरी में ना हो, इसके लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाए? मैनपुरी में कोविड का कोई प्राइवेट अस्पताल है नहीं, जो अस्पताल हमारा है सरकारी ही है। वहाँ पर ऐसा हमारे यहाँ कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ पे ओवर रेटिंग की बात आई। रही बात जो एक लोगों में बात रहती है कि कोविड वैक्सीनेशन कराने से क्या फायदा, मैं खुद अपना आपको बताना चाहूँगा कि मेरा वैक्सीनेशन हो रखा है और मेरी पत्नी का नहीं हुआ था, तो मुझे समस्या बिल्कुल ना के बराबर आई। तो मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि लोग वैक्सीनेशन कराएं, अफवाहों पे ना जाएं। बिल्कुल, वैक्सीन को लेकर भी सवाल कर लेते हैं कि जो वैक्सीनेशन का वृहद अभियान यूपी में शुरू हुआ है, पूरे देश में शुरू हुआ है, ऐसे में कई जगहों से वैक्सीन की कमी की भी चीज़ें सामने आई। तो क्या अभी मैनपुरी में किस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है और आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगा? अभी हम लोग 45+ पर काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ ऐसा कोई विषय नहीं आया। अगर आता भी है तो उसको हम लोग आधे घंटे में, 1 घंटे में, कोई ग्रामीण एरिया मान लीजिए टीम्स काम कर रही हैं, कहीं कोई समस्या आती है तो हम लोग टीम वर्क के रूप में उसको ठीक कर लेते हैं। जी, मैनपुरी में 18+ की अगर हम बात करें, 18 से 44 साल के जो लोग हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत कब से हो सकती है? क्या शासन के स्तर पर कोई ऐसी जानकारी है आपके पास? शीघ्र ही प्रारंभ होने की संभावना है। आई थिंक मंडे से प्रारंभ होने की संभावना है। यहाँ जैसे निर्देश प्राप्त होंगे शासन से, उसी क्रम में कार्रवाई करेंगे। जी, अगर किसी व्यक्ति को इलाज में दिक्कत आती है, कोविड इलाज में दिक्कत आती है, तो किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? कैसे वो संपर्क कर सकता है? कहाँ पर अपनी वो समस्याओं को साझा कर सकता है? इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहाँ 15 लाइन से काम कर रही हैं। साथ ही साथ हमारा CUG है, CMO का CUG है, बाकी अधिकारियों के नंबर्स हैं और मीडिया में हमने बार बार अपने SDMs के सभी के नंबर डिस्प्ले किए हुए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम, चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, उन सभी के माध्यम से हम लोग लोगों से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। और क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है हम लोग को, तो हम लोग का समन्वय चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे समाज सेवी हो, विभिन्न वर्गों के लोगों से कहीं कोई समस्या आती है तो लोग दूरभाष से बताते हैं, कंट्रोल रूम को भी बताते हैं, मुझे भी बताते हैं, अन्य अधिकारियों को बताते हैं। टीम भावना के रूप में हम लोग काम करते हुए उनको दूर करते हुए जो समुचित इलाज है, अगर मैनपुरी में संभव हो तो यहाँ दिलाते हैं, अगर आवश्यकता कहीं और भेजने की एम्बुलेंस से भेजकर उसको वहाँ इलाज करते हैं। जी, बिल्कुल सर, आपने टीम वर्क की बात की और अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो अगर जितना बड़ा क्षेत्र है वहाँ पर अगर संक्रमण की स्थितियों को जांचना है, तो क्या जो सामाजिक संगठन है, जो नवनियुक्त ग्राम प्रधान है, इन लोगों को भी उस टीम का हिस्सा बनाने की कोई प्लानिंग है क्या? क्योंकि जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतनी अच्छे तरीके से इस महामारी को काबू में किया जा सकेगा। बिल्कुल, जो हमारे प्रधान, यद्यपि उनकी शपथ नहीं हुई, बट जो विजयी हुए हैं उन सभी लोगों को हमने टीम में सम्मिलित किया हुआ है, वो भी और जो हारे हुए लोग भी हैं, अन्य समाज सेवी हैं ग्रामीण एरिया में, हमारे लेखपाल हैं, सचिव हैं, आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं, ANM हैं, पूरी जो टीम है हमारी, पूरी टीम इस पर काम कर रही है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि निगरानी समितियां हमारी एक्टिव रहें, अवेयरनेस रहे, जो पंचायत भवन बने, हर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बन चुके हैं, उसका भी हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं जहां आवश्यकता पड़ रही है। जी, अधिकतर चीज़ों पर तो आप लोगों ने काबू पा लिया है, लेकिन क्या अभी भी कोई चीज़ ऐसी लगती है जिसको और बेहतर करने की ज़रूरत है और वो अगले कुछ दिनों में बेहतर हो जाएगी तो और अच्छे हालात हो जाएंगे? हम लोग के यद्यपि कहीं ऑक्सीजन शॉर्टेज हुई नहीं है, लेकिन अपना खुद का हम प्लांट हमारे यहाँ मैनपुरी में हो जाएगा, उसके बाद हम और अच्छी कंडीशन में होंगे ताकि कोई भी ऐसी मुसीबत आए तो उससे निपट सके। अभी तो हमने टीम भावना के रूप में काम करते हुए आगरा मंडल के DM आगरा, DM फिरोजाबाद, इन सब के सहयोग से हमारे यहाँ व्यवस्थाएं समुचित रूप से चल रही हैं। उसमें हमने हमारे तहसीलदार, SDM, नायब तहसीलदार सभी लोग लगे हुए हैं, चाहे वो L2 हो चाहे इमरजेंसी हो, हर जगह हमने मजिस्ट्रेट की तैनाती माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में कर रखी है और हम लोग पूरा नियंत्रण में चीजें हैं। धन्यवाद सर, DM ई कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मैनपुरी के DM महेंद्र बहादुर सिंह जी जुड़े और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं।